नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ और कंटेंट के साथ सीखना है तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ऑटोजोमल इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मतलब आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन जब भी ये कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोजोम। ऑटोजोम्स आर अ टाइप ऑफ क्रोमोजोम जो बॉडी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बॉडी कैरेक्टर कंट्रोल करने वाली जो क्रोमोजोम है उसको बोलते हैं ऑटोजोम, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस में हम लोग स्टडी करेंगे, पहले ऑटोजोम क्या है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल, ये कैसा है, डिप्लॉयड है। और आपके बॉडी में देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोजोम। उसमें से देर आर 22 पेयर्स आर ऑटोजोम। 22 पेयर मतलब 44 आर ऑटोजोम। अभी ऑटोजोम क्या कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे देखो। ऑटोजोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ द ट्रेट। क्या कंट्रोल कर रहा है? इट इज अ वैरायटी ऑफ द ट्रेट अदर देन सेक्स, एंड दीज ट्रेट आर नोन एज ऑटोजोम लिंक ट्रेट। बिकॉज ये ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोजोम। तो उसके वजह से जो इनहेरिटेंस होगा, उसके वजह से जो ट्रांसमिशन होगा ऑफ कैरेक्टर, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। एक पेयर अपने पास क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल है तो इट इज एक्स वाई, अगर फीमेल में है तो देर आर 2 एक्स क्रोमोसोम। so sex chromosome are involved in sex determination and some trait, and these trait are called as sex linked trait. तो बेसिकली दो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दिखता है ह्यूमन बीइंग में। एक है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस जो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के लिए ऑटोजोम्स रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कुछ ट्रेट है, ये जो कुछ अलील है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, ये लोकेटेड होते हैं ऑटोजोम के ऊपर। ऑटोजोम्स are responsible for body character. They control your body trait or the trait other than the sex. तो डेफिनेशन देखो क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट, मतलब जो सेक्स लिंक को छोड़ के, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द ऑटोजोम। अगर ये बॉडी कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ ऑटोजोम, तो उसको बोलते हैं ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। तो कुछ कैरेक्टर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट जीन, मतलब अगर डोमिनेंट जीन होगा तो वो कैरेक्टर दिखेंगे। एंड कुछ कैरेक्टर के लिए रिसेसिव जीन चाहिए, लेकिन रिसेसिव कौन से कंडीशन में चाहिए? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। एंड ऑब्वियसली दीज डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम। तो उसमें से कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ऑटोजोमल ट्रेट कॉल्ड एज विडोज पीक एंड हंटिंगटन डिसीज। ये दोनों भी डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब ये डोमिनेंट जीन के वजह से दिखते हैं। हंटिंगटन डिसीज में क्या होगा? देयर इज अ डैमेज टू द न्यूरॉन, सो इट इज डीजनरेटिव डिसीज ऑफ द न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल ब्रेन है और ये क्या है? हंटिंगटन, द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हंटिंगटन डिसीज। तो ये हंटिंगटन डिसीज में ये देखो ब्रेन में वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा। वेंट्रिकल मतलब कैविटीज इन द ब्रेन। न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाएंगे, बराबर। तो ये क्या है? दिस इज अ डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू द न्यूरॉन। यहाँ पे न्यूरॉन का डीजनरेशन होगा एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन विल बी अफेक्टेड। उसके अलावा ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में हम लोग डिस्कस करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट वैरायटी ऑफ द ऑर्गन,
बट वन ऑफ द मेजर ऑर्गन इट इज गोइंग टू अफेक्ट इज योर लंग। तो लंग में देखो क्या है, यहाँ पे क्लोराइड चैनल है वो अफेक्ट होते हैं, उसके वजह से देर आर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो लंग्स में क्या होगा, देर इज एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, so that patient is unable to breathe properly, so that is one of the complication। सिस्टिक फाइब्रोसिस से बहुत सारे ट्रेड्स है और बहुत सारे ट्रेड वो कंट्रोल करता है। सो वन ऑफ द ट्रेड इज लंग। फाइब्रोसिस में क्या क्या हो सकता है, कफ प्रोड्यूस होता है, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन हो सकता है, इनएबिलिटी टू गेन वेट होता है और फैटी स्टूल, ये सब सिम्टम्स है सिस्टिक फाइब्रोसिस के। सिकल सेल एनीमिया तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज हम लोग ऑटोसोमल इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं अभी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का। जो पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है विडोज पीक। तो विडोज पीक होता क्या है, विडोज पीक इज अ वी शेप हेयर लाइन। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वी शेप हेयर लाइन। ये वी शेप हेयर लाइन आएगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन कॉल्ड एज कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो आपके यहाँ पे हेयर पे वी शेप हेयर लाइन दिखेगा, लेकिन अगर ये दोनों भी रिसेसिव जीन है तो आपको ये स्ट्रेट हेयर लाइन दिखेगा। तो बेसिकली विडोज पीक के लिए जो जीन है वो हेयर लाइन कंट्रोल करता है, हेयर लाइन पैटर्न कंट्रोल करता है। तो अगर वी शेप दिख रहा है दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल डब्ल्यू। अगर स्ट्रेट लाइन आया मतलब ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल डब्ल्यू है मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है तो विडोज पिक दिखेगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो भी विडोज पिक दिखेगा, बिकॉज विडोज पिक का कैपिटल डब्ल्यू इज डोमिनेंट, मतलब कोई भी एक डोमिनेंट अलील रहने दो, नो मैटर वो होमोजाइगस कंडीशन में रहने दो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहने दो, आपको ये विडोज पिक का ट्रेट कंपलसरी दिखेगा। लेकिन अगर दोनों भी रिसेसिव जीन है दैट इज स्मॉल डब्ल्यू तो आपको स्ट्रेट हेयरलाइन आएगा। तो क्या है देखो कंटेंट, widow's peak, a prominent V-shaped hairline on the forehead is described as widow's peak। तो वी शेप जो हेयरलाइन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोल सकते हैं विडोज पीक। इट इज डिटरमाइंड बाय द ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन बिकॉज दैट जीन इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। So widow's peak occur in homozygous dominant, that is capital W, and heterozygous dominant, that is heterozygous में capital W small w individual, individual with a homozygous recessive मतलब small w genotype have the straight hairline। दिख रहा है यहाँ पे straight hairline, can you see this? There is no widow's peak। तो आपके आजू बाजू में देखो आपके फ्रेंड्स है उनको ऑब्जर्व करो, अगर आपको ये widow's peak दिख रहा है मतलब उनमें ये डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। अगर स्ट्रेट हेयरलाइन है तो उनमें क्या है, दोनों भी अलील रिसेसिव कंडीशन में है। तो यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल्स दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वो सेक्स रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट सेक्स बायस, मतलब सिर्फ फीमेल में होगा मेल में होगा ऐसे नहीं है, बोथ द जेंडर बोथ द सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड। तो ऑटोसोमल का हम लोगों ने पहला स्टडी किया था विडोज पीक, और एक एग्जांपल हम लोगों को पता है दैट इज कॉल्ड एज हंटिंगटन डिसीज। उसके लिए मैं आपको थोड़ा इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज अगर ये आपको दिख रहा है अफेक्टेड फादर मतलब उसके पास क्या है, ये डोमिनेंट अलील है। तो डोमिनेंट अलील है मतलब उसमें ये कैरेक्टर दिखेगा। मतलब सपोज अगर ये फादर के पास डोमिनेंट अलील है, ओके ये दिस इज द नॉर्मल वी कैन से, ये दिख रहा है ब्लू कलर का जो अलील है दैट इज द डोमिनेंट एलील। उसके वजह से अगर फादर को सपोज विडोज पीक आया, लेकिन मदर क्या है, मदर के पास विडोज पीक नहीं है बिकॉज बोथ द अलील दैट इज इन रिसेसिव कंडीशन। तो ये पर्पल कलर मतलब रिमेंबर इट इज अ रिसेसिव कंडीशन। तो वेन एवर दे आर गोइंग टू गेट द मैरी देर आर पॉसिबिलिटी दैट उनमें ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उनमें बच्चों में ये 4 पॉसिबिलिटीज दिखता है। तो पहले क्या है, अफेक्टेड सन, बिकॉज सन के पास ये स्काई ब्लू कलर का जीन आया उसके वजह से सन में विडोज पिक दिखेगा। डॉटर विल बी अनअफेक्टेड बिकॉज दोनों भी एक
फादर का नॉर्मल अलील आया, पर्पल कलर का मदर का नॉर्मल अलील आया। ये और एक बच्चे में देखो मेल में फादर का नॉर्मल अलील मदर का नॉर्मल अलील आया। लेकिन ये डॉटर में क्या है, जो एक अलील है वो फादर से आया और एक अलील जो है मदर से आया। तो उसके वजह से ये डॉटर के पास मतलब एक डॉटर और एक सन के पास विडोज पीक आएगा, और एक डॉटर और एक सन के पास विडोज पिक नहीं आएगा। तो ये है इनहेरिटेंस पैटर्न। वैसे ही हम लोग ये सेम एप्लीकेबल हो सकता है हंटिंगटन डिसीज के लिए। अगर ये मेल इज सफरिंग फ्रॉम हंटिंगटन डिसीज, मतलब ये ब्लू कलर का जीन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हंटिंगटन डिसीज के लिए है। फीमेल इज नॉर्मल, मतलब क्या है, दैट द male which who are suffering from the Huntington disease marries to the normal female। so again there are four possibility, उसमें से दो possibilities मतलब एक सन और एक डॉटर अफेक्टेड होने का चांसेस है, बिकॉज दोनों के पास एक स्काई ब्लू कलर का ये अलील आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर डोमिनेंट जीन का एक भी कॉपी रहने दो तो भी वो ट्रेट दिखेगा। ओके, तो भी वो ट्रेट दिखेगा। डोमिनेंट एक रहने दो मतलब होमोजाइगस कंडीशन में रहने दो या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहने दो, फिर भी वो उसका जो मैनिफेस्टेशन होगा, उसका जो फिनोटाइप है वो अपीयर होगा। तो ये था पहला एग्जांपल विच इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है ऑटोसोमल रिसेसिव का। तो देर इज अ डिसीज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये डिसीज में क्या होता है, सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है जो सफर कर रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया में, तो ये इंडिविजुअल में ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये फिनाइल एलानाइन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। मतलब जीन फॉर फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज इज डिफेक्टिव। अगर ये जीन डिफेक्टिव है तो ये एंजाइम डिफेक्टिव है, एंजाइम डिफेक्टिव है तो फिनाइल एलानाइन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। तो उसके वजह से ये फिनाइल एलानाइन क्या होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने के बाद दिस फिनाइल एलानाइन कैन कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज। कौन सा कीटोन बॉडीज है, फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल एसिटेट। और ये कीटोन बॉडीज है, एक्सेस हो गया तो ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे। उसके वजह से उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज डिफेक्टिव है। उसके वजह से फिनाइल एलानाइन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। उसके वजह से बॉडी में फिनाइल एलानाइन एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज, और ये कीटोन बॉडीज है ये यूरिन में अपीयर होगा। और उसका और एक क्या साइड इफेक्ट है, फिनाइल एलानाइन अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ तो ये फिनाइल एलानाइन क्या करेगा, ये ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके वजह से ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल सफर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। तो ये सब किसके बारे में था, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखो, अगर सपोज डैड इज कैरियर, मतलब डैड के पास वो जीन है, ओके, तो हम लोग अभी एक जीन कंसिडर करते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी। तो कैपिटल पी नॉर्मल के लिए है, राइट, एंड स्मॉल पी है दैट इज फॉर रिसेसिव। ओके, मदर भी कैसी है, मदर इज ऑल्सो कैरियर, दैट इज कैपिटल पी स्मॉल पी, राइट। तो whenever they are going to marry, okay, again there are four possibilities। पहला पॉसिबिलिटीज ये है कि एक बच्चे में आएगा कैपिटल पी, मतलब दैट चाइल्ड विल बी नॉर्मल। दूसरे बच्चे में क्या आ सकता है, दूसरे बच्चे में आएगा दैट इज कैपिटल पी स्मॉल पी, मतलब अगेन स्मॉल पी है तो दैट इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल, बिकॉज कैपिटल पी की वजह से नॉर्मल जीन प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज अपने पास दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम के ऊपर दो अलील, तो एक नॉर्मल है एक एबनॉर्मल है। थर्ड कंडीशन में क्या है, अगेन यहाँ पे आ सकता है कैपिटल पी स्मॉल पी। ओके, ये जो क्रॉस है वो है स्मॉल पी है, याद रखो दिस इज स्मॉल पी, राइट।
ये राइट का मार्क है वो कैपिटल पी, समझ में आ रहा है? यस, सो दिस इज स्मॉल पी, दिस इज कैपिटल पी। ओके, तो जो लास्ट कंडीशन है वहां पे आ रहा है स्मॉल पी, तो दोनों भी स्मॉल पी है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, दैट चाइल्ड इज अफेक्टेड, मतलब ये चाइल्ड में फिनाइल कीटोन यूरिया कंडीशन दिखेगा। मतलब ये उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब अगर दोनों भी कॉपीज है जीन का वो रिसेसिव है तब भी ये डिसीज दिखेगा, अदरवाइज ये डिसीज नहीं दिखेगा। तो ये तीनों इंडिविजुअल में देखो, दिस इज नॉर्मल। वाई नॉर्मल? बिकॉज दोनों भी कॉपीज नॉर्मल है। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। वाई दिस इज नॉर्मल? बिकॉज ए वन इज वन कैपिटल पी, अनदर स्मॉल पी, तो एक कॉपी तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल जीन प्रोड्यूस होगा। थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो नॉर्मल। वाई? बिकॉज एक कैपिटल पी स्मॉल पी, लेकिन जो लास्ट कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल पी, मतलब यहाँ पे जो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड देन दैट चाइल्ड इज सफर फ्रॉम फिनाइल कीटोन यूरिया। तो समझ में आया रहेगा ये डिसीज। तो इसका कंटेंट देखते हैं, देखो। फिनाइल कीटोन यूरिया, इट इज एन inborn, that is right from the birth, right? So it is an inborn disorder caused due to the recessive autosomal gene. अभी हम लोगों ने यहाँ पे recessive autosomal gene क्या लिया, small p, right? So when the recessive gene present in homozygous condition, मतलब दोनों भी small p आया, so phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. So this enzyme is essential for conversion. ये enzyme किसके लिए जरूरत है, कन्वर्ट करेगा, किसको कन्वर्ट करेगा, phenylalanine and tyrosine. Hence phenylalanine and its derivatives accumulated into the blood. अगर phenylalanine बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ तो ये किधर जाएगा, ये phenylalanine एंड डेरिवेटिव्स ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उसके वजह से इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड कॉज मेंटल रिटार्डेशन। मतलब वो बच्चे की दिमागी हालत है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, बिकॉज उसका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, वो बच्चा क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। ओके, मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा। ओके, तो एक्सेस ऑफ फिनाइलएलानाइन ये क्या हो सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है यूरिन में, इसके वजह से ये डिसीज को क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। सो दिस इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बिकॉज ये डिसऑर्डर कभी देखेगा, जब भी दोनों भी कॉपीज क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएंगे। तो ये ऑब्वियसली ये डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बचपन में ही पता चलना चाहिए कि फिनाइलएलानाइन का कंटेंट बढ़ गया है, तो जो डाइट है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, तो बच्चे को कम से कम फिनाइलएलानाइन देना पड़ेगा, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट क्या हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है। तो ये था अपना सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लियोट्रॉपी के अंदर, लेकिन अभी अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये सिकल सेल एनीमिया ये भी है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, और ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में ये HbA इज डोमिनेंट जीन, HbS इज रिसेसिव जीन, राइट? तो जब भी HbS आएगा, कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू डाई। ओके, दिस इज अफेक्टेड। HbA HbS कंडीशन है, तो ये इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देयर आर चांसेस ऑफ 25% individual will be affected, 50% individual will be carrier, and 25% individual will be non carrier, मतलब non affected, they are normal, right? तो ये क्या हुआ, दिस इज 25% विल बी अफेक्टेड, मतलब अगर 4 बच्चे हुए उसमें से एक बच्चों को क्या हो सकता है, दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू डाई, बिकॉज इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन that individual is going to die, right? So 25% progeny can suffer and they can die. यहाँ पे 25% will be normal,
right? But 50% of the chance of their progeny can become carrier. तो यहाँ पे जो अलील है वो कौन कंट्रोल करता है? HBS. So 50% will be carrier. They are going to suffer from sickle cell anemia, right? तो यहाँ पे देखो, it is an autosome link recessive trait that can be transmitted from parents to offspring when both the parents are carrier. तो ये देखो, ये कंडीशन में दोनों भी पेरेंट्स कैसे है? कैरियर है, राइट? द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील. तो ये सिंगल पेयर ऑफ अलील कौन सा है? दैट इज HBA एंड HBS. Okay, I'll just write down over here HBA and HBS, that is a single pair of allele which is going to control it, right? Yes or no? So out of three possible genotype, only homozygous individual मतलब क्या रहेगा? It is HBS, right? HBS, right? That is a homozygous individual is going to show the disease phenotype. Disease मतलब वो इंडिविजुअल वो मर जाएगा, डिसीज मतलब डेड, राइट? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में क्या होगा कंडीशन? कंडीशन विल बी HBA एंड HBS, राइट? व्हाट इज द कंडीशन? HBA एंड HBS, दैट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट? सो इन दैट कंडीशन क्या होगा? द इंडिविजुअल apparently unaffected but they are carrier of the disease, as there are 50% probability of the transmission of the mutant gene to the progeny. मतलब 50% चांसेस है ये जो ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. so thus exhibiting sickle cell trait, right? तो आपको ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन और मोड ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया रहेगा. तो HBA HBS इज अ कैरियर, तो इनको कैरियर बोलते हैं, राइट? ओके, तो ये कैरियर है. ये 25% क्या हो सकते हैं? डिसीज मतलब मर जाएंगे वेन एवर दे आर इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन. ओके, हेट्रोजाइगस में क्या होगा? दे बिकम सिकल सेल कैरियर. एंड होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या होगा? दे बिकम नॉन कैरियर और नॉट अफेक्टेड. तो ये सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड. तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? द सेल बिकम सिकल शेप, राइट? कभी हो जाएंगे सिकल शेप? जब भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, राइट? नॉर्मली सेल इज सर्कुलर बाय कॉन्केव, बट whenever the individual is suffering from sickle cell anemia, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बाद द सेल बिकम हाफ मून शेप. सिकल मतलब क्या है? हाफ मून शेप. तो यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का जीन. ओके, तो हीमोग्लोबिन ए दैट इज बीटा ग्लोबिन चेन है, उसमें से हीमोग्लोबिन ए का जीन है, जहां पे यहाँ पे देखो नॉर्मल है CAG. ओके, अभी क्या होता है? म्यूटेशन होगा. म्यूटेशन में यहाँ पे जो TA है, कैन यू सी दिस? दिस इज अ TA. जो TA है वो रिप्लेस हो जाएगा अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज AT. मतलब A के जगह पे T रिप्लेस हो रहा है. कैन यू सी दिस? जब भी A के जगह पे T रिप्लेस हो जाएगा, बराबर, तो ये GAG है. GAG बिकम GTG. ये डीएनए में हुआ, राइट? दिस इज अ डीएनए. तो ये डीएनए जब भी mRNA फॉर्म करेगा, तो mRNA में ये नॉर्मल mRNA में GAG है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन मतलब जो जिसमें म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? GUG आएगा. मतलब A इज रिप्लेस बाय U. तो ये GAG किसके लिए कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड एट 6 पोजीशन. लेकिन अगर GUG आया तो 6 पोजीशन पे कौन आएगा? देर इज अ वैलिन अमाइनो एसिड. मतलब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है वैलिन से. कौन से पोजीशन में? 6 पोजीशन. ये 6 पोजीशन किसका है? दैट इज बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. सो यहाँ पे क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन. उसके वजह से ये हीमोग्लोबिन का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा, एंड ये हीमोग्लोबिन में क्या होगा? उसके वजह से सेल का शेप चेंज हो जाएगा. तो ये है उसका एक्चुअल म्यूटेशन पार्ट. मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है ये मैंने ये स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है. तो सिकल सेल एनीमिया में द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन.
मतलब यहाँ पे दिख रहा है ये ग्लूटामिक एसिड है। दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट 6 पोजीशन। किसका 6 पोजीशन? ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, उसका बीटा ग्लोबिन चेन है, उसके अंदर 6 पोजीशन पे क्या होना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ये ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस कर रहा है? वैलिन। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज अ चेंज इन द कोडॉन, राइट? एमआरएनए के ऊपर कोडॉन रहता है। व्हाट इज कोडॉन? ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कौन से चैप्टर में? मॉलिक्यूलर बेसिस। उसके सब वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है GAG, राइट? GAG के जगह पर कौन आ रहा है? GUG। So substitution of the amino acid of the globin protein result due to the single base substitution। सिंगल बस एक बेस की वजह से ये सब पूरा कांड हुआ है। मतलब यहाँ पे एक एक जगह पे क्या आया? यू आया। So the substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution at 6 codon। तो ये 6 codon है GAG, जो रिप्लेस हुआ GUG से, of beta globin gene from GAG to GUG। So the mutant hemoglobin molecule will undergoes polymerization। मतलब ये हीमोग्लोबिन जो है डिफेक्टिव, ओके, HBS पेप्टाइड, ये क्या होगा? इट विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो हीमोग्लोबिन, सॉरी, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। मतलब जब भी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये पॉलीमराइज हो जाएगा, बराबर। और ये पॉलीमराइज होने के वजह से आरबीसी का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा फ्रॉम बाइकॉन्केव टू द elongated sickle shape, elongated half moon shape, right? So therefore it is called as sickle cell anemia। ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, आपको प्रॉपरली याद रखना है। 6 पोजीशन ऑफ एमआरएनए, GAG is replaced by GUG, glutamic acid is replaced by valine। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन केस ऑफ द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। एंड तो आरबीसी का शेप क्या होगा? ये कभी हो रहा है जब भी ऑक्सीजन टेंशन कम होगा। टेंशन मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन विल पॉलीमराइज टू फॉर्म एलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। तो ये था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो देखो जितने भी लेक्चर है वो हम लोग मर्ज करके बना रहे हैं। मतलब आपको महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट तो कवर हो रहा है, उसके साथ आपका एनसीईआरटी का भी प्रिपरेशन। मतलब यू कैन यूज दिस लेक्चर फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट एज वेल। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो स्लाइड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए ये चैनल आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, आप भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।